गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास में हमने जो 2 बुक हैं वो कर ली हैं सामाजिक विज्ञान में। कौन कौन सी? हमारा पर्यावरण और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। हमारा पर्यावरण है उसमें हमने 3 लेसन किए हैं और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उसमें भी हमने 3 ही लेसन किए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अतीत। जो नेक्स्ट बुक है हमारी हमारे अतीत यानी कि इतिहास जो है वो। इसमें हम करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट। लेसन नंबर फर्स्ट कौन सा है? हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, कि हजारों सालों में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, कि पीछे जो है उससे लेके आज तक, पीछे 1000 सालों से लेके आज तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 23। देखिए, इस अध्याय में हम हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। यानी कि क्या अध्ययन करेंगे? कि 1000 सालों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अरब भूगोलवेता अल इदरीसी ने सन 1154 में एक विश्व का मानचित्र बनाया था। यानी कि अरब का एक भूगोलवेता था, क्या नाम था? अल इदरीसी। उसने 1154 में विश्व का, संसार का एक मानचित्र बनाया था जो दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। इसी तरह एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने भी सन 1720 में एक और नक्शा बनाया था। किस फ्रांसीसी इतिहासकार ने कब बनाया था? 1720 में। यानी कि अल इदरीसी ने विश्व का एक मानचित्र बनाया जो एक भूगोलवेता था। कब बनाया उसने? 1154 में। और फ्रांसीसी इतिहासकार है उसने कब बनाया? 1720 में। ये दोनों नक्शे एक ही इलाके के थे, यानी कि एक ही क्षेत्र के थे दोनों ही मानचित्र, मगर इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। यानी कि दोनों एक ही क्षेत्र के थे लेकिन उसके बाद भी इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि एक बनाया गया था 1154 में और एक बनाया गया था 1720 में। और 1154 और 1720 तक यानी कि जो परिवर्तन हो गए थे, बहुत सारे परिवर्तन हुए समय के साथ साथ, और परिवर्तन होने से जो मानचित्र हैं वो भी हमें अलग अलग दिखाई दिए, मगर इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। अल इदरीसी के मानचित्र में दक्षिणी भारत ऊपर की ओर है, जहां आज हम उत्तर भारत को देखते हैं। यानी कि 1154 में अल इदरीसी ने जो मानचित्र बनाया था उसमें जो आज हम दक्षिणी भारत जो हम देखते हैं वो कहाँ दिखाया गया है? आज जहां हम उत्तर भारत को देखते हैं वहाँ दिखाया गया है। यानी कि दक्षिणी भारत है वो कहाँ पे है अल इदरीसी के मानचित्र में? जहाँ हमारा उत्तर भारत है। आज के मानचित्र में जहाँ हम उत्तर भारत को करते हैं वहाँ दक्षिणी भारत को दिखाया गया है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने भी हैं। यानी कि जो अल इदरीसी है उसने अपने मानचित्र में जो स्थानों के नाम है वो कौन सी भाषा में दे रखे हैं? अरबी भाषा में दे रखे हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने हैं। कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज क्षेत्र है वो। परंतु दूसरा मानचित्र जो फ्रांसीसी इतिहासकार ने बनाया था वह लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। यानी कि 1154 और 1720, लगभग 600 साल बाद बनाया था। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि ये 600 साल बाद बना है तो हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आएंगी। 1154 में बनाया हुआ है वो बहुत ही प्राचीन लगेगा हमें। यूरोप के नाविक व व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। कौन से नक्शे का? जो फ्रांसीसी इतिहासकार ने बनाया था 600 वर्ष बाद। जो यूरोप के नाविक और यात्री व्यापारी थे जो समुद्री मार्गों से यात्रा करते थे वो इस मैप का, इस मानचित्र का प्रयोग करते थे। किसके लिए? स्थानों का पता लगाने के लिए, ताकि वो समुद्री यात्राएं हैं वो कर सकें। इतनी ही महत्वपूर्ण बात एक और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल दिया गया था। यानी कि जब दूसरा जो मैप बना 1154 के बाद 1720, यहाँ तक जो मानचित्र का अंकन है, यानी कि जो मानचित्र की जो वैज्ञानिक जो पद्धति है वो भी बदल दी गई थी। समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ भी बदलते हैं। यानी कि समय के साथ साथ सूचनाएं तो बदलती हैं और भाषाएं भी। जैसे उसने अल इदरीसी ने अरबी भाषा में लिखा था, फ्रांसीसी है उसने अलग भाषा में, तो समय के साथ साथ भाषाएं भी बदलती हैं और सूचनाएं भी बदलती हैं। एक स्थान है उसका मैप है हमने पहले बनाया है बहुत समय पहले,
अगर कुछ सालों बाद फिर से अगर हम उसमें नया मानचित्र बनाना चाहते हैं तो उसमें सूचनाएं भी बदली हुई मिलेंगी। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख क्या होते हैं? जो स्तंभों पर लिखे गए जो लेख होते हैं उनको अभिलेख बोलते हैं। स्तंभों या खंभों पर जो लिखे गए जो लेख होते हैं वो अभिलेख होते हैं। वे हमें समय के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। अगर हम बहुत प्राचीन अभिलेख देखते हैं तो वो अलग भाषा में, कहीं संस्कृत भाषा में, कहीं अरबी भाषा में, कहीं उर्दू भाषा में, कहीं रोमन भाषा में। फिर उदाहरण कि मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, कि मध्य युग में जो फारसी भाषा थी वो आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल अलग है। समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए, इनकी समय के साथ साथ सूचना ही नहीं, शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के नाम से जानते हैं, कि पहले हम जिस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे आज हम उसको भारत के नाम से जानते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच इलाकों से था। कि जब 13वीं सदी में मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि 13वीं सदी में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? मिन्हाज-ए-सिराज ने। तो मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा के इलाके, सिर्फ इसी भाग को शामिल किया था। पूरा भारत जो हम आज हैं उसको शामिल नहीं किया था। इसने किसको शामिल किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा के इलाकों को। फिर है सल्तनत के प्रसार के साथ साथ, सल्तनत यानी कि जैसे ही राज्य का, साम्राज्य का प्रसार होता गया, इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं वो भी बढ़ते गए। कि जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया जो क्षेत्र हैं वो भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिणी भारत का समावेश है वो कभी नहीं हुआ। कि आज हम हिंदुस्तान भारत का प्रयोग करते हैं उसमें उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, सारा जो भारत है वो शामिल है और उसी को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। लेकिन जो हमने हिंदुस्तान शब्द का यहाँ पे जो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ क्षेत्र तो बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का समावेश में उसमें दक्षिणी भारत का समावेश है वो कभी नहीं किया। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यानी कि हिंदुस्तान में उसका किसका वर्णन किया था? भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल का, पशु पक्षियों का और यहाँ के निवासियों का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अब 14वीं सदी में कवि जो अमीर खुसरो है उसने भी हिंदुस्तान में हिंद शब्द का जो प्रयोग है वो किया था। इनकी समय के साथ साथ जो हिंदुस्तान है उसकी परिभाषा बदली है। मिन्हाज ने पंजाब, हरियाणा, गंगा को शामिल किया था, फिर इसका प्रसार बढ़ा, लेकिन दक्षिणी भारत को इसमें कभी शामिल है वो नहीं किया गया। परंतु भारत को आज जिस भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ताओं के रूप में पहचाना जा रहा है वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राष्ट्रीय व राजनीतिक अर्थ वो नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत में आज हम भारत की जो पहचान है जिस भौगोलिक सांस्कृतिक तत्वों के रूप में हुई है, तत्वों के रूप में, वो पहले हिंदुस्तान में शामिल नहीं थे, वो उस समय नहीं थे, उनका अर्थ वो नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कि अगर हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हमें सावधानी से प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्राचीन काल में उनका अर्थ कुछ और था और वर्तमान में इनकी परिभाषा है वो कुछ बदलती जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए कि आज विदेशी शब्द का अर्थ क्या है? विदेशी आज हम किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आया हो उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी। परंतु मध्यकाल में विदेशी किसको कहते थे? किसी गांव में आने वाला अनजाना व्यक्ति जो उस समाज का अंग ना हो, कि चाहे वो किसी दूसरे गांव से आया हो लेकिन अगर वो उस समाज का अंग नहीं है तो उसको विदेशी कहा जाता था। यानी कि विदेशी की परिभाषा आज कुछ अलग है और उस समय कुछ अलग थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही आपका जो होमवर्क है, हमने क्या किया कि हजारों वर्षों में जैसे कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। जैसे हिंदुस्तान में पहले कुछ और शामिल था और समय के साथ साथ इसकी परिभाषा कुछ और है। इसी तरह से विदेशी है उसकी परिभाषा आज कुछ और है और पहले कुछ अलग थी। आपका होमवर्क क्या रहेगा जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है? क्वेश्चन फर्स्ट है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? इसका आंसर आपका यहाँ है, ये रहेगा कि किसी गांव में आने वाला अनजाना व्यक्ति जो उस समाज का अंग ना हो विदेशी कहलाता था अतीत में।
उसके बाद है 13वीं शताब्दी में किस फारसी इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? किसने किया था? मिनहाज ए सिराज ने। फिर है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है वो कैसे बदला है? जैसे 13वीं में कुछ अलग था, 14वीं में कुछ अलग है, तो इनकी पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ है वो कैसे बदला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है। अंडरलाइन जो इसके आंसर है ये रहेगा कि 13वीं सदी में फ्रांसीसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया। इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा के इलाकों से था। इसी तरह से 16वीं सदी में ये और अमीर खुसरो द्वारा, ये जो भी अंडरलाइन है सारा ये इसी का आंसर है वो रहेगा। और ये आपको कहाँ तक करना है? आपको यहाँ तक करना है। थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको अपनी बुक में, नोटबुक में, फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं।